ये कहानी शुरू होती है 2 मार्च 2030 एक धूप भरी सुबह लुओ सिटी की एक बिजी स्ट्रीट पर। एक ऑफिस के अंदर एक भारी आवाज एक यंग लड़के से पूछती है कि इतनी बड़ी रकम उधार लेने का बोझ समझता भी है या नहीं। एक आदमी सिगरेट जलाता है, धुआं छोड़ता हुआ। ये है जैंग यांग, ओशन गैंग का बॉस और एक अंडरग्राउंड बैंकर। वो अपने क्लाइंट को वार्न करता है कि उसके इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है। उसके सामने बैठा हुआ एक डरा हुआ सा यंग लड़का ब्लू हुडी पहने हकलाते हुए कहता है कि वो हाई इंटरेस्ट देने को तैयार है, बस लोन मिल जाए। जैंग यांग आगे झुकता है, उसकी प्रेजेंस बिल्कुल शिकारी जैसी हो जाती है। वो सीधा बोलता है, 5 मिलियन का लोन, 40% इंटरेस्ट। 6 महीने में 7 मिलियन वापस करने होंगे और तुरंत कोलैटरल चाहिए। नर्वस लड़का अपने घर के पेपर्स कोलैटरल के तौर पर देता है। जैंग यांग डीड को चेक करता है, पर बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं होता। वो बोलता है कि ये पुरानी प्रॉपर्टी सिर्फ 3-4 मिलियन की होगी। उसकी नज़र में ये लड़का एक इजी टारगेट है। वो क्लियरली मना कर देता है, इस घर के बदले 5 मिलियन पॉसिबल नहीं। लड़का टूट सा जाता है, भीख मांगने लगता है, कम से कम 4 मिलियन दे दो। वो कहता है कि एक फॉर्च्यून टेलर ने बोला है उसकी किस्मत इनसेन है और वो गैम्बलिंग करके पैसा डबल कर लेगा। जैंग यांग समझ जाता है, ये एक बेवकूफ़ गैम्बलिंग एडिक्ट है। आखिरी ऑफर देता है, 3.5 मिलियन, वरना डील कैंसिल। अचानक लड़के का एक्सप्रेशन बदल जाता है, नर्वसनेस गायब, आंखों में अजीब सी एक्साइटमेंट। वो तुरंत हाँ बोल देता है। फाइनल टर्म्स फिक्स होती हैं। 3 महीने में 4.9 मिलियन वापस करना है, वरना घर गया। लड़का अग्री करता है, पर उसकी आंखों में अंधेरा सा आ जाता है। वो जैंग यांग को घूरता है और बोलता है, मेरी एक कंडीशन है। 10 मिनट बाद डील कंप्लीट हो जाती है। एक बड़ा सा थग पोलाइटली उसे बाहर छोड़ देता है। लड़का फोन चेक करता है, 35 लाख युआन का ट्रांसफर कंफर्म होता है। उसी सेकंड उसका डरा हुआ मास्क उतर जाता है। वो हंसी में स्नीयर करता है और सोचता है, लोन शार्क कितना बड़ा डम बैस है। उसके थॉट्स रिवील करते हैं सच। वो ये लोन कभी रीपे नहीं करेगा, क्योंकि 1 महीने में अपोकलिप्स शुरू होने वाला है। उसे अपनी पिछली टाइमलाइन याद आती है। एक मैसिव सोलर फ्लेयर ने अर्थ को हिट किया था। इकोसिस्टम तबाह हो गया, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 30 डेज का एक जलता हुआ अपोकलिप्स आया था। दुनिया एक वेस्टलैंड बन चुकी थी, जहां म्यूटेटेड बीस्ट्स इंसानों के लाशें खा रहे थे। ऑफिस में जैंग यांग कॉन्ट्रैक्ट हाथ में पकड़ के खुश होता है। वो सोचता है कि बोरोवर ने क्विक कैश के लिए खुद को बर्बाद कर लिया। वो बोलता है, गैम्बलर्स घर के लायक नहीं होते। उसका असिस्टेंट थोड़ा अनईजी होता है, बोलता है कि घर की वैल्यू 4 मिलियन से ज्यादा है। फिर भी लड़का सिर्फ 3.5 मिलियन पे मान गया, कहीं ट्रैप तो नहीं। जैंग यांग हंसी में उड़ा देता है, बोलता है, गैम्बलिंग एडिक्ट्स अपनी फैमिली भी बेच देते हैं, घर क्या चीज है। वो ऑर्डर देता है कसीनो के थ्रू लड़के को पूरी तरह निचोड़ देने का। शाम के वक्त चैन स्ट्रीट पर चलता हुआ फोन देख रहा था। उसे मजा आ रहा है। लगता है दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं जो इतना इजीली पैसा दे देते हैं। वो इंटरेस्ट से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि उसने लो सिटी के हर लोन शार्क से एक ही दिन में लोन ले लिया था। उसकी आंखों में शैतानी चमक आती है। अब पैसा मिल गया है, मैं 1 रुपया भी वापस नहीं करूंगा। उसे फ्यूचर याद आता है जिससे वो बच रहा है। सूखी हुई धरती, मुरझाई हुई वेजिटेशन, कोलैप्स्ड सोसाइटी। उस फ्यूचर में सप्लाई सबसे बड़ी पावर थी। चैन डिसाइड करता है, इस बार अपोकलिप्स का किंग मैं बनूंगा। उसे याद आता है कैसे बिलियनर्स और सुपरस्टार्स एक सॉसेज या पानी के लिए भीख मांग रहे थे, जो नहीं मिले गटर में मर गए। प्रेजेंट में चैन कॉन्फिडेंट खड़ा है। रीबर्थ के बाद उसके पास प्रिपरेशन का टाइम है। अचानक पास के शॉप से आवाज आती है। 2 औरतें एक लग्जरी आइसक्रीम ब्रांड श्वेव असासिन के बारे में बात कर रही होती हैं। बोलती हैं, कितनी महंगी है। चैन शॉप को घूरता है। उसे याद आता है कैसे वो एक लड़की ल्यू वांचिंग के लिए ये आइसक्रीम खरीदने को पैसा जोड़ता था। कड़वा सोचता है, कुत्ते को खिलाने से भी बुरा वेस्ट था। वो मेमोरी झटक देता है और काउंटर पे जाके बोलता है, हर फ्लेवर के 10-10 दे दो। शॉप में सब शॉक हो जाते हैं। वेट्रेस पूछती है, सीरियसली, टोटल बिल 20,000 प्लस होगा। एक रूड औरत उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती है, बोलती है, अगर ये अफोर्ड कर लेगा तो मैं घुटनों पे बैठ के बो करूंगी। चैन ठंडी नजर से देखता है, सच में? वो औरत गुस्सा करती है, पर चैन कामली फोन दिखाता है। बैलेंस 20 मिलियन प्लस युआन। वेट्रेस कांप जाती है। मैनेजर फे आता है।
चैन बोलता है, पूरे शॉप का माल कैलकुलेट करो, आज किसी और के लिए ओपन रहने की जरूरत नहीं। टोटल इन्वेंट्री अराउंड 1 मिलियन होती है। चैन कैजुअली बोलता है, महंगा नहीं है, अपोकलिप्स के लिए आइसक्रीम स्टॉक करनी है। 300,000 एडवांस ट्रांसफर होता है। मैनेजर खुशी से उसे ब्रदर चैन बोलता है। चैन सबको आइसक्रीम ऑफर करता है एक्सेप्ट उस रूड औरत के। वो ठंडी आवाज में बोलता है, मैं अभी भी वेट कर रहा हूं नील करने का। प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता, औरत रोती हुई घुटनों पर गिर जाती है। शाम के पार्क में चैन महंगी आइसक्रीम एंजॉय करता है। अचानक उसके हाथ के पास एक ब्लैक वॉइड अपीयर होता है, एक डायमेंशनल स्पेस। वो अपना शॉपिंग बैग उसमें स्टोर कर देता है। उसे रियलाइज होता है ये स्पेस टाइम के बाहर चीजों को फ्रेश रखता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये एबिलिटी अपोकलिप्स से पहले ही आ गई। वो मुस्कुराता है, ये पावर उसका बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड है। तभी फोन रिंग होता है। कॉलर आईडी ल्यू वांचिंग, लिटिल फेरी। चैन के चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ जाती है। पिछली जिंदगी याद आती है, कैसे उसने सब कुछ दिया और अपोकलिप्स के टाइम उसे एक गैंग के हाथ बेच दिया गया। जिंदा खाया गया, पूरी लाश भी नहीं बची। अब रोल रिवर्स हो चुके हैं। होटल रूम में चैन फोन उठाता है और प्यार भरी आवाज में बोलता है, बेब क्या हुआ? उधर ल्यू वांचिंग ड्रामा करती है, नेकलेस खो जाने का बहाना बनाती है। चैन शांति से ट्रैप बिछाता है, बोलता है 10 नए नेकलेस ले दूंगा। क्रिप्टो प्रॉफिट का झूठ बोलता है। वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान बताता है, बस एक विटनेस चाहिए। उसे 5% कमीशन का लालच देता है। ट्रैप सेट हो चुका है। लुएन किंग बाथरूम से बाहर निकलती है, सिर्फ एक टॉवल पहने हुए। एक बूढ़ा थोड़ा गंजा आदमी इरिटेट होकर कंप्लेन करता है कि उसने इतना टाइम क्यों लगा दिया। तुरंत ही लुएन किंग अपना स्वीट एक्ट शुरू करती है। उस आदमी को हक करती है, हनी कहकर बुलाती है और थोड़ा और वेट करने को कहती है। पर अंदर ही अंदर वो कैलकुलेशन कर रही होती है। इस बूढ़े के साथ एक रात के सिर्फ 5,000 मिलते हैं, जबकि चैन जियाओ सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए 50,000 ऑफर कर रहा है। उसे लगता है चैन जियाओ बिल्कुल सेफ है, एक कावर्ड जो कभी उसके साथ स्कैम नहीं करेगा। कॉल खत्म होती है। दूसरी तरफ चैन जियाओ अपने फोन को घूरते हुए खड़ा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, एक्सप्रेशन खौफनाक है। धीरे से वो बोलता है, मैं तेरा इंतजार करूंगा। कुछ वक्त बाद चैन जियाओ एक बड़े रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। वो डिसाइड करता है कि ये जगह उसका पर्सनल फोर्ट्रेस बनेगी। कोर्टयार्ड में एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ खड़े होके वो बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है और स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है, 1 महीने के अंदर ये जगह इम्पेनिट्रेबल होनी चाहिए। वो अपनी डिमांड्स गिनाता है। विंडोज के लिए बुलेट प्रूफ ग्लास जिसमें हिडन सिक्योरिटी मैश हो। एक्सटीरियर वॉल्स को 3 मीटर थिक कंक्रीट से रीइंफोर्स किया जाए, जो मैग्नीट्यूड 8 अर्थक्वेक भी झेल सके। कॉन्ट्रैक्टर नर्वस होकर टाइपिंग करता रहता है, पर चैन जियाओ रुकता नहीं। वो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम चाहता है, 72 आवर्स का ऑक्सीजन बैकअप, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और ब्लास्ट प्रूफ डोर्स जिसमें बायोमेट्रिक और मैकेनिकल दोनों लॉक्स हों। वो आगे बोलता है, रूफ पर सोलार पैनल्स, गारंटीड पावर के लिए जनरेटर और मिलिट्री ग्रेड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम। अंत में समरी देता है, 1 महीने के अंदर ये बिल्डिंग कॉम्बैट रेडी बंकर होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर शॉक में रह जाता है। उसे लगता है चैन जियाओ कोई पैरानॉइड डूम्सडे प्रेपर है जो ज्यादा साईफाई मूवीज देख चुका है। चैन जियाओ हेजिटेशन नोटिस करता है और उसके रेज्यूमे का जिक्र करता है, बिलियनर्स के लिए डिफेंस सिस्टम्स बनाने का एक्सपीरियंस। हिचकिचाते हुए कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि इतनी यूनिक रिक्वायरमेंट्स का बजट बहुत ज्यादा होगा। तभी उसकी आंखों में लालच चमक उठती है। वो चैन जियाओ को एक और अमीर एक्सेंट्रिक समझ लेता है, पैसा ज्यादा अकल कम। चैन जियाओ उसकी बात काटकर अपना फोन दिखाता है। 1 मिलियन युआन का ट्रांसफर। ये सिर्फ डिपॉजिट है, वो बोलता है। फाइनल पेमेंट का प्राइस तुम डिसाइड करो। कॉन्ट्रैक्टर एक्साइटमेंट से भर जाता है। उसे लगता है जिंदगी का गोल्डन मौका मिल गया है। दोनों एक फर्म हैंडशेक के साथ डील फाइनलाइज करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉमिस करता है कि बेस्ट मटेरियल्स यूज करके एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस बनाएगा। पर दोनों के अपने हिडन मोटिव्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा होता है हर एक पेनी लूटने का, और चैन जियाओ अंदरूनी तौर पर हंस रहा होता है। उसे पता है अपोकलिप्स के बाद ये आदमी फाइनल पेमेंट लेने जिंदा नहीं बचेगा। कंस्ट्रक्शन सेट होने के बाद चैन जियाओ अपनी सर्वाइवल लिस्ट के बारे में सोचता है। मेडिसिन, फूड और एसेंशियल्स, ये सब तो इजी पार्ट है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है जब वो असली खतरे के बारे में सोचता है।
अपोकलिप्स के बाद ह्यूमन नेचर। उसे पता है मेली वेपन्स काफी नहीं होंगे। सबसे मुश्किल होगा फायर आर्म्स ढूंढना। सड़क पर चलते हुए वो अपना स्मार्टफोन चेक करता है और ब्लैक मार्केट कॉन्टैक्ट को मैसेज करता है, डायरेक्ट सोर्स और डिस्क्रीट चैनल्स के बारे में। रिप्लाई तुरंत आता है, आज रात 8 बजे इस एड्रेस पर मिलो, लेट मत होना। शाम को चेन जियाओ लोकेशन पर पहुंचता है। उसे अजीब लगता है कि इल्लीगल डील इतनी क्राउडेड पुरानी रेजिडेंशियल एरिया में सेट की गई है। तभी अचानक भागते हुए फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। एक यंग लड़की भागती हुई सामने आती है। पीछे से 3 गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं, गालियां चिल्ला रहे होते हैं। लड़की बिल्कुल डेस्परेट लग रही होती है। भागते भागते वो सीधा चेन जियाओ से टकरा जाती है। गुंडे पहुंचकर दोनों को घेर लेते हैं। लीडर गुस्से में चिल्लाता है कि उसने उनके एरिया में चीट किया है और पूछता है क्या उसे मरने का शौक है। कांपते हुए लड़की चेन जियाओ का हाथ पकड़ लेती है और मदद की भीख मांगती है। चेन जियाओ उसका चेहरा देखकर फ्रीज हो जाता है। वो उसे पहचान लेता है, ली यूयू। उसके दिमाग में सवाल उठता है, ये इतनी डेंजरस जगह पर क्या कर रही है। स्ट्रीट पर टेंशन बढ़ने लगती है। 3 गुंडे ली यूयू को घेर चुके होते हैं। एक चेन जियाओ को दूर रहने की वार्निंग देता है, जबकि दूसरा ली यूयू को जोर से पकड़ लेता है। सिचुएशन तब और बिगड़ जाती है जब एक गुंडा उसके बाल खींचकर उसका सर पीछे झटकता है। ली यूयू दर्द से चिल्लाती है। चेन जियाओ उसकी तरफ फोकस्ड नज़र से देखता है और धीरे से उसका नाम लेता है। उसे स्कूल डेज याद आते हैं। एक ब्राइट चश्मे वाली लड़की जिसे सब लोग जीनियस गॉडेस कहते थे। प्रेजेंट में वापस आते हुए चेन जियाओ कॉन्फ्रंटेशन सुनता है। स्लिक हेड लीडर ली यूयू के बाल और जोर से खींचता है और चिल्लाता है, पैसा दो वरना यहां से जिंदा नहीं जाओगी। मोहक वाला गुंडा हंसी के साथ बोलता है, अगर कैश नहीं है तो अपने बॉडी से पेमेंट कर दो। बस यहीं चेन जियाओ का सब्र खत्म हो जाता है। वो आगे बढ़ता है, उसके अराउंड एक मेनेसिंग ऑरा होता है। ठंडे टोन में बोलता है, उसे छोड़ दो। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन है जो बीच में आ रहा है। गुस्से में एक गुंडा चेन जियाओ पर अटैक करता है। हीरो बनने के लिए गाली देता हुआ बड़ा पंच मारता है। चेन जियाओ बिल्कुल काम रहता है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। वो आसानी से पंच डॉज कर लेता है। अगला पल चेन जियाओ उसका व्रिस्ट पकड़ लेता है, आयन ग्रिप में। गुंडा चीखता है जब उसकी हड्डी क्रश होती है। बिना रुके वो उसके चेहरे पर एक भयानक पंच मारता है। आदमी हवा में उड़ता हुआ एली के डेब्रीज में जा गिरता है। तभी चेन जियाओ के आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है। नेगेटिव इमोशंस, फियर और रेज डिटेक्ट होते हैं। सिस्टम कंफर्म करता है, नेगेटिव इमोशन हार्वेस्टिंग सिस्टम एक्टिवेटेड। चेन जियाओ शॉक हो जाता है। उसे एहसास होता है इस लाइफ में उसने सिस्टम अवेकन कर लिया है, जो उसके पिछले जन्म में नहीं था। इसी बीच गैंग लीडर ली यूयू को पकड़कर उसकी शर्ट फाड़ देता है। वो चिल्लाता है अगर चेन जियाओ ने एक और कदम बढ़ाया तो वो उसे मार देगा। अचानक ऊपर से एक ब्रिक गिरती है, सीधा लीडर के फेस पर लगती है। वो तुरंत बेहोश हो जाता है। 2 बचे हुए गुंडे शॉक में रह जाते हैं। एक फ्लोरल शर्ट पहने आदमी छत से जंप करके कॉन्फिडेंटली नीचे आता है। वो गुंडों का मजाक उड़ाता है डिफेंसलेस लड़की को बुली करने पर। गुस्से में दोनों गुंडे वेपन्स के साथ अटैक करते हैं। चेन जियाओ एक का पंच आसानी से ब्लॉक करता है, जबकि फ्लोरल शर्ट वाला बैट वाले गुंडे को पावरफुल हाई किक मारता है। चेन जियाओ अगला अटैक डॉज करता है। ओपोनेंट लड़खड़ाता है। चेन जियाओ उसके बॉल्ड हेड पर जबरदस्त पंच मारता है। दोनों फाइटर्स परफेक्ट सिंक में होते हैं। गुंडे हवा में उड़ते हैं। फ्लोरल शर्ट वाला फिनिशिंग के लिए अपने ओपोनेंट के चेस्ट पर जोर से स्टॉम्प करता है। फाइट खत्म हो चुकी होती है। चेन जियाओ और वो आदमी साथ खड़े होते हैं, सीन को डोमिनेट करते हैं। चेन जियाओ लाल चमकती आंखों से गुंडों को घूरता है और ठंडे टोन में बोलता है, निकल जाओ। डर के मारे गुंडे भाग जाते हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है, फियर और डिस्पेयर हार्वेस्ट हो गया है, स्पेशल स्टोरेज एक्सपैंड हो गया है। चेन जियाओ स्मर्क करता है, ये नई एबिलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। वो ली यूयू के पास जाता है और हाथ बढ़ाता है। बोलता है कि उसकी ट्रबल ने अनजाने में उसका गोल पूरा करवा दिया। वो पूछता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? ली यूयू शर्माते हुए अपने फटे कपड़े पकड़ती है और धीरे से थैंक्स कहती है। कहती है उसे अर्जेंट काम है और जल्दी से वहां से चली जाती है। चेन जियाओ उसे केयरफुल रहने को बोलता है। उसके जाने के बाद फ्लोरल शर्ट वाला आदमी चेन जियाओ के पास आता है। वो हंस के कहता है, हीरो बन के ब्यूटी सेव कर ली। फिर अपना इंट्रो देता है, नाम है मू चैंग।
चेन शाओ को तुरंत समझ आ जाता है कि यही वो कांटेक्ट है जिसे वो ढूंढ रहा था। वो अपनी पहचान रिवील करता है और बताता है कि वही बायर है जिसका मू चैंग इंतजार कर रहा था, कोइंसिडेंस को पॉइंट आउट करते हुए। अचानक मू चैंग एक ड्रामेटिक मार्शल आर्ट्स पोज ले लेता है और जोर से एक सीक्रेट कोड फ्रेज चिल्लाता है, हेवनली किंग ऊपर से, अर्थ टाइगर नीचे से, चेन शाओ को टेस्ट करने के लिए। चेन शाओ बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड होता है। वो बस उसे ब्लैंक स्टेयर देता है और उसे चौ बोल देता है। इस इंसल्ट के साथ ही सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। मू चैंग के सर के ऊपर एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, चेन शाओ हैज हार्वेस्टेड डम्बफाउंडेड और ऑकवर्ड इमोशंस। सिचुएशन को हल्का बनाने के लिए चेन शाओ हंसकर बोलता है कि वो सिर्फ मजाक था। फिर वो मू चैंग के कंधे पर हाथ रखता है और उसे बिजनेस डिस्कस करने के लिए साइड ले जाता है। उसी रात दोनों एक शांत और सिक्लूडेड घर पर पहुंचते हैं। अंदर जाकर मू चैंग एक बॉक्स खोलता है। उसके अंदर एक हैंडगन होती है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये एक ड्यूरेबल रशियन मॉडल है, लेकिन एमो मिलना मुश्किल है। चेन शाओ गन को ध्यान से इंस्पेक्ट करता है, जबकि मू चैंग उसकी फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करता है और फ्रेंडशिप प्राइस ऑफर करता है। जब चेन शाओ गन को हैंडल कर रहा होता है, मू चैंग उसे कैलकुलेटिंग नज़र से देख रहा होता है। तभी चेन शाओ चीकी ग्रिन देता है। गन हाथ में पकड़कर वो बोलता है कि उसे फ्री सप्रेसर, वारंटी और एक्स्ट्रा एमो भी चाहिए। ये सुनते ही डीलर स्ट्रेस में आ जाता है। मू चैंग शॉक हो जाता है इतनी ग्रीडी डिमांड्स देखकर। गुस्से में चिल्लाता है कि वो पहले ही फ्रेंडशिप प्राइस दे रहा है और पूछता है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? वो फ्रस्ट्रेशन से कांपने लगता है, सोचता है कि कोई और होता तो डबल पैसे देता, और ये बंदा वारंटी और फ्रीबीज मांग रहा है। आखिरकार सब्र टूट जाता है। मू चैंग गुस्से में चेन शाओ पर उंगली उठाता है और चिल्लाता है कि ये कोई अप्लायंस नहीं है। सार्कास्टिकली बोलता है कि बेहतर है वो उससे लूट ही ले। इस बीच चेन शाओ के सिस्टम पर इमोशंस हार्वेस्ट होने लगते हैं, शॉक, हार्टेक और स्पीचलेसनेस। सेटिस्फाइड होकर चेन शाओ मुस्कुराता है, एक्स्ट्रा डिमांड्स ड्रॉप कर देता है और ओरिजिनल प्राइस पर अग्री कर लेता है। पैसे ट्रांसफर होते ही डील कंप्लीट हो जाती है। चेन शाओ सोचता है कि अब उसके पास फोर्ट्रेस, सप्लाईज और वेपन सब रेडी है, बस एक काम बाकी है। एक लग्जूरियस होटल में रात के अंधेरे में बिल्डिंग चमक रही होती है। पेंट हाउस के अंदर लियू वैंगचिंग एक रेड इवनिंग गाउन पहने शहर को देख रही होती है। चेन शाओ पीछे से आता है और उसे बाहों में भर लेता है। लियू वैंगचिंग वेट की कंप्लेन करती है और स्केप्टिकल होकर पूछती है कि क्या लोन प्लान बिल्कुल रिस्क फ्री है। चेन शाओ स्मूथ लाए बोलता है कि उसका सिग्नेचर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और वो कभी उसे स्कैम नहीं करेगा। अंदर ही अंदर लियू वैंगचिंग स्मर्क करती है। उसे याद आता है कि चेन शाओ ने कभी उसके हैंडबैग के लिए अपना खून तक बेचा था। उसे लगता है कि वो इतना बड़ा लूजर है कि कभी उसे क्रॉस कर ही नहीं सकता। बाद में लोन शार्क जैंग यांग के ऑफिस में लियू वैंगचिंग मॉब बॉस के सामने बैठी होती है। वो उसकी डिसाइसिवनेस की तारीफ करता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही होती है। जैसे ही वो साइन करती है, जैंग यांग उसे एक शिकारी नज़र से देखता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये बेवकूफ़ औरत समझ रही है कि वो सिर्फ गारंटर है, जबकि असल में पूरा डेट उसके नाम ट्रांसफ़र हो चुका है। जैंग यांग सिगार जलाता है और मिलिशियस ग्रिन देता है। इमेजिन करता है जब वो पेमेंट नहीं कर पाएगी। उसकी नज़र लस्ट से भर जाती है। वो डिसाइड करता है कि जब पैसे नहीं होंगे तो वो अपने जिस्म से चुकाएगी। सोफा पर बैठा चेन शाओ ये सब देखकर सैटिस्फाइड होता है। वो सोचता है कि लियू वैंगचिंग की ग्रीड ही उसे चाहिए थी। उसका सिग्नेचर एक डीड ऑफ सेल बन गया, जो उसके सेफ हाउस के लिए फंड सिक्योर करता है। बाद में चेन शाओ अपनी फोर्टिफाइड बिल्डिंग के बाहर कॉन्ट्रैक्टर के साथ खड़ा होता है। कॉन्ट्रैक्टर प्राउडली बताता है कि घर मिलिट्री ग्रेड रीइंफोर्स्ड है, हीट इंसुलेशन और ब्लास्ट प्रूफिंग के साथ। वो बोस्ट करता है कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट तक सर्वाइव कर सकता है। सैटिस्फाइड होकर चेन शाओ पेमेंट दे देता है। कॉन्ट्रैक्टर ग्रीडी ग्रिन के साथ फ्यूचर वर्क मांगता है, बिना जाने कि जल्द ही पैसा बेकार हो जाने वाला है। अकेला अपनी फोर्ट्रेस के अंदर चेन शाओ टैबलेट के साथ वेट करता है। तभी एक न्यूज़ अलर्ट आता है, अनप्रेसिडेंटेड और इंटेंस सोलर फ्लेयर एक्टिविटी। टीवी पर न्यूज़ एंकर ग्रेवली रिपोर्ट करती है कि वर्ल्ड सस्टेन्ड एक्सट्रीम हीट वेव्स का सामना करने वाली है। सिटीजन्स को प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने की वार्निंग दी जाती है। चेन शाओ शांति से अपनी हैंडगन साफ करता है। गन को पास लाकर डार्क और फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ खुद से कहता है, आखिरकार वक्त आ गया। कमरे की ऑमिनस रेड ग्लो में वो गन अपने साइड में पकड़ के कंफर्म करता है, अपोकलिप्स शुरू हो चुकी है। वो विंडो के पास जाता है और शहर को देखता है। आसमान में एक मैसिव बर्निंग सोलर फ्लेयर छाया होता है, वर्ल्ड को भयानक आग की रोशनी में डुबा देता है।
टीवी पर एंकर रिपोर्ट करती है कि सोलर फ्लेयर अर्थ को हिट कर चुकी है। टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। गर्मी तुरंत महसूस होती है, ऑप्रेसिव और जानलेवा। पसीना चेन शाओ के चेहरे से बहने लगता है। वो जानता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। शहर एक ब्लेजिंग अवन बन चुका होता है। सिविलियंस पहले ही सफ़र कर रहे होते हैं। एक औरत अपने चेहरे पर पानी डालकर जलती स्किन को ठंडा करने की कोशिश करती है। बालकनी पर झुककर कंप्लेन करती है कि मौसम उसे मार डालेगा और सोचती है ये कब तक चलेगा। गली में एक चबी शॉप ओनर फ्लोरल शर्ट पहने मेगाफोन से चिल्लाता है। वो लोगों को बताता है कि टेम्परेचर और बढ़ेगा और सप्लाई शॉर्टेज होने वाली है। लोगों को अपना लास्ट स्टॉक खरीदने के लिए कह रहा होता है। वो पसीना पोंछता है, बिल्कुल भी वरिड नहीं। अंदर ही अंदर ग्रिन करता है। ये हीट वेव उसके लिए पैसा कमाने का मौका है। कुछ औरतें उसके स्टॉल पर आती हैं और महंगी वाटरमेलन के दाम कम करने को कहती है। एक औरत झुककर फ्रूट चेक करती है। शॉप ओनर उसे घूरता है। सेल से ज्यादा उसके बॉडी में इंटरेस्ट दिखाता है। क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है कि अगर वो 2 मेलन खरीद ले तो डिस्काउंट और फ्री टिश्यूज देगा। फिर सजेस्ट करता है कि रात को उसके घर आएं और एसी एंजॉय करें। अनकंफर्टेबल होकर औरतें मना कर देती हैं, पर वो और पास आ जाता है। प्रेशर डालते हुए कहता है कि कल शायद कोई फूड ही ना मिले। जब 2 आदमी पानी का दाम कम करने को कहते हैं तो वो उन पर चिल्लाता है, बोलता है बार्गेनिंग अलाउड नहीं। चेन शाओ ठंडी नजर से घूरता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं जैसे ही वो शॉप ओनर को पहचान लेता है, ली डाओफू। उस पल एक दर्दनाक याद उसकी पिछली जिंदगी से उभर आती है। इसी दुकान में हुई एक भयानक और शर्मनाक घटना। उसे याद आता है कैसे ली डाओफू ने भीड़ के सामने चिल्लाया था, एक छोटे से चेन शाओ पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए। वो जोर जोर से बोल रहा था कि उसने गरीब बच्चे को रंगे हाथ पकड़ लिया है। ली डाओफू ने यंग चेन शाओ का हाथ पकड़ के ट्विस्ट कर दिया था। जब बच्चा रोते हुए समझाता है कि उसने सिर्फ नीचे गिरा हुआ आइटम उठाया था, डाओफू उसका मजाक उड़ाता है। वो मानने से इनकार करता है और पैसे देने की डिमांड करता है। उस याद में आसपास खड़ी भीड़ उसे जज करती है। लोग उसकी परवरिश पर बातें बनाते हैं, गॉसिप करते हैं और उसकी खामोशी को गिल्ट का प्रूफ मान लेते हैं। डरा हुआ और ओवरवेल्म्ड छोटा चेन शाओ रोते हुए हकलाता है, बोलता है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। अब मौजूदा वक्त में चेन शाओ दुकान के बीच खड़ा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्टोइक। कमरे की खामोशी उसकी पुरानी यादों के शोर से बिल्कुल उलट है। उसकी नज़र शेल्फ पर रखे एक प्राइस टैग पर पड़ती है। अनियन पोटैटो चिप्स का एक सिंपल सा पैकेट 50 युआन का है। ऊपर से मैनेजर रिकमेंडेशन लिखा हुआ है। चेन शाओ पैकेट उठाता है और सरकास्टिक टोन में पूछता है, ये चिप्स सोने के बने हैं क्या, या हीट स्ट्रोक से बचाते हैं जो इतने महंगे हैं? पसीने से भीगा हुआ ली डाओफू झुंझलाकर पीछे मुड़ता है। डन 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 डन। डिस्डेन +3 हार्वेस्टेड फ्रॉम शॉप ओनर। पेशेंस खो चुका डाओफू चेन शाओ के हाथ से चिप्स छीन लेता है और चिल्लाता है, पैसे नहीं है तो निकल यहां से। डन 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 डन। इरिटेशन +6 डिटेक्टेड। चेन शाओ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। वो बस स्मर्क करता है, धीरे से झुककर बॉस को टॉन्ट करता है। लगता है काफी खजाने छुपा के रखे हैं, चोरों से सावधान रहना। ली डाओफू रुक जाता है, थ्रेट समझने की कोशिश करता हुआ। अगले ही पल वो गुस्से से फट पड़ता है, उंगली दिखाकर चिल्लाता है, तू होता कौन है मुझे कर्स करने वाला? क्या गर्मी ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है? चेन शाओ शांत ही रहता है। ठंडे स्वर में पूछता है, क्या तुम्हें लेटली नींद नहीं आती? रात को ज्यादा पसीना, घुटनों में कमजोरी? ली डाओफू एकदम से शॉक्ड हो जाता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघल जाता है। हिचकिचाकर मान लेता है कि हाँ, ऐसा हो रहा है। वो घबरा जाता है और बोलता है कि शायद वेयरहाउस की बैड फेंगशुई उसकी प्रॉब्लम्स की वजह है। चेन शाओ पास आता है और अचानक शॉपकीपर का चेहरा पकड़ लेता है। गंभीर आवाज में बोलता है, ली डाओफू, तुम्हारा यिन तांग काला पड़ चुका है, बहुत बुरा शगुन है। स्लैप! अचानक से चेन शाओ जोर से थप्पड़ मार देता है। डाओफू घूम जाता है, आंखें घूमी हुई। चेन शाओ अपनी ठोड़ी रगड़ता है और कैजुअली बोलता है, डेफिशिएंसी है। गुस्से से पागल हो चुका डाओफू संभल कर चेन शाओ को लात मारने की कोशिश करता है। चिल्लाता है, तेरी पूरी फैमिली डेफिशिएंट है। चेन शाओ आसानी से अटैक डॉज कर लेता है। जब डाओफू गुस्से से फूंक रहा होता है, चेन शाओ कैजुअली एक लॉलीपॉप उठाता है और मॉकिंगली कहता है, अपनी सेहत का ध्यान रखना, ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता। बाहर जाते हुए वो एक सिक्का हवा में उछालकर ठंडी आवाज में बोलता है, सावधान नहीं रहे तो जल्दी मर भी सकते हो। सिक्का जमीन पर गिरता है। क्लैंग। रेड। सिस्टम ग्लोज रेड। एंगर +20 हार्वेस्टेड फ्रॉम ली डाओफू।
ली डाओफू वहीं खड़ा कांप रहा होता है, गुस्से से भरा हुआ। कुछ घंटे बाद अंधेरी सुपरमार्केट के एंट्रेंस के पास से एक काली बिल्ली भागकर निकल जाती है। चैन शाओ ग्लास डोर्स के सामने खड़ा अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है। उसे याद आता है कैसे वो पहले अपना गुस्सा पी जाता था जब लोग उसे बुली करते थे। इस जिंदगी में वो कसम खाता है सब कुछ ब्याज के साथ वापस लेगा। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है जब वो अपना सिस्टम चेक करता है। लफू से हार्वेस्ट की गई इमोशंस बिल्कुल काफ़ी है। चैन शाओ तुरंत एक्शन लेता है। नेगेटिव इमोशंस का यूज़ करके वो अपनी एबिलिटी अपग्रेड करता है। स्पेशल स्टोरेज 200 क्यूबिक मीटर्स और एक्सपैंड हो जाता है। वो हाथ उठाता है, उसकी हथेली में एक घूमता हुआ काला वॉइड उभर आता है, जैसे सब कुछ निगल लेने के लिए तैयार हो। उसके होठों पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल है, बदला शुरू हो चुका है। अगली सुबह दुकान के बाहर पक्षी शांति से चहचहा रहे थे। पिछली रात के इंसिडेंट से अभी तक हिला हुआ ली डाओफू अपनी शॉप की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल अनजान कि क्या होने वाला है। पास के झाड़ियों में चैन शाओ चुपचाप देख रहा होता है। अचानक डाओफू जम जाता है। ग्लास डोर्स के अंदर देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो लड़खड़ाते हुए अंदर जाता है और बीच में खड़ा हो जाता है। सच्चाई उस पर टूट पड़ती है। जहां पहले महंगी चीजों से भरी शेल्फ्स थीं, अब वहां सिर्फ खाली मेटल रैक्स हैं, एक भी आइटम नहीं। ली डाओफू का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। उसका दिमाग घूमने लगता है। माल गया कहाँ? आखिरकार वो अपना सर पकड़कर चीखने लगता है। कौन लूट के ले गया? दूर अपने सेफ हाउस में चैन शाओ लाइव वीडियो फीड पर ली डाओफू का ब्रेकडाउन देख रहा होता है। डन 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 डन। नेगेटिव इमोशंस जनरेटेड 66 पॉइंट्स। चैन शाओ शांति से ठंडी सोडा की सिप लेता है। उसके चेहरे पर सैटिस्फैक्शन भरी मुस्कान है। अपने दुश्मन को टूटते देखकर वो अपना छोटा सा लेकिन मीठा बदला एंजॉय करता है।